और बढ़िया। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी जितने भी क्वेश्चन आंसर सेशन हमने करा था और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के और इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन हमने लिए थे, कवर करे थे और आपसे बोला था कि आप जो एग्जाम्पलर है वो साथ में सॉल्व करके रखें और अगली वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेकर हाजिर हैं हम आज हम लोग एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आंसर। आपने ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए उस बारी बारी से हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और टोटल 18 क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस मिलेंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था कि आप सॉल्व कर लेना, आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए यहाँ पर बारी बारी से सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ फ्यू स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग सर्टेन फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। कुछ सर्टेन स्टेटमेंट्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन के फीचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसमें 4 स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे ऑप्शन आप देख रहे होंगे कि आपके वहाँ पर ऑप्शन भी दे रखा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेक्सुअल या सेक्सुअल के बारे में नहीं बता रखा है। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विथ पेरेंट्स। अब इसके अंदर में क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आर ट्रू फॉर बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यानी कि आपको इन 4 पॉइंट में से वैसे पॉइंट्स आपको ढूंढ के बताने हैं जो सेक्सुअल पे भी अप्लाई होता हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर भी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर भी। तो गैमेटिक फ्यूजन टेक्स प्लेस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटिक फ्यूजन टेक्स नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस, बिल्कुल होता है, चाहे सेक्सुअल हो एसेक्सुअल हो, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। थर्ड होगा रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, रिडक्शन डिवीजन कहने का मतलब मियोसिस नहीं होता है, एसेक्सुअल में मियोसिस कभी भी नहीं होता है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। और फोर्थ होगा प्रोजेनी हैव सम रिजेम्बलेंस विथ पेरेंट्स, बिल्कुल होते हैं, प्रोजेनी जो है वो अपने पेरेंट्स से रिजेम्बलेंस शो करती है, कुछ ना कुछ, बहुत सारे मामलों में वो सिमिलर होते हैं, चाहे कि वो सेक्सुअल हो चाहे कि एसेक्सुअल हो। तो ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ सही है। और अपना ये जो ऑप्शन है सेकंड एंड फोर्थ सी में दे रखा है, तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टर्म क्लोन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए हम क्लोन वर्ड का यूज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑफस्प्रिंग डू नॉट पॉसेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए, पेरेंटल डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं वो, इस वजह से। बिल्कुल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंटल कॉपी का एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो ये आंसर तो सही है, ये ऑप्शन सही है। लेकिन फिर भी आप जब भी ध्यान रखें, जब भी आप ऑप्शनल क्वेश्चन आप जब बनाते हैं तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने पहले ज़रूरी होते हैं, उसके बाद ही आप किसी डिसीजन पर पहुंचेंगे। बहुत टाइम ऐसा होता है कि चारों के चारों आंसर सही होते हैं, चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन उनमें से आपको बेस्ट जो है वो सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आपको लगे कि पहला अरे सही हो गया, तो आपको जल्दी से टिक करके आगे नहीं बढ़ना है, बल्कि आपको ध्यान रखना है कि पहला ऑप्शन सही है, तो आप भी बाकी के सारे ऑप्शन पढ़ें और उसके बाद उनमें से बेस्ट आपको चुनना होगा। तो पहला ऑप्शन सही है कि ऑफस्प्रिंग्स डू नॉट पॉसेस एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड एंड पास्ड ऑन टू द ऑफस्प्रिंग, डीएनए ऑफ ओनली वन पेरेंट इज कॉपीड, नहीं, दोनों पेरेंट की डीएनए जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में आती हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स, जी नहीं, डिफरेंट टाइम पे बनने की वजह से ऐसा नहीं है। और डीएनए ऑफ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग की जो डीएनए है वो कंप्लीटली डिफरेंट नहीं होती है, ठीक है। 50% मैच करता है मेल पेरेंट से और 50% फीमेल पेरेंट से, तो 3 ऑप्शन बाद वाले गलत हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब मैंने जो एनसीईआरटी बुक रिकमेंडेशन वाली एक जो वीडियो थी उसका लिंक आपको यहाँ पर कार्ड्स में शो हो रहा होगा, वहाँ यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपको कौन कौन सी बुक लेनी है, और उसमें मैंने रिकमेंड करा था ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आर्यांत की तरफ से जो पब्लिश होती है, और साथ में आप MTG वाली पब्लिकेशन वाली भी आप ले सकते हैं। तो उसमें जिन बच्चों के पास ये एग्जाम्पलर है, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दे रखा है ये पुराने एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंग दे रखा है। अभी नए कुछ 1 साल पहले कुछ एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चंस के अंदर में चेंज करे गए थे, ये लिस्ट है उसकी। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की तरफ से मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना। ये आपको आप PDF के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी की तरफ से ये पब्लिश होती है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अंदर में जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो चेंज कर दिया गया है। हम दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या चेंज है, क्यों चेंज है और क्या कुछ डिफरेंस है।
तो सबसे पहले पुराने क्वेश्चन जो इस बुक के अंदर में जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। अमीबा और ईस्ट जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय फिजन एंड बडिंग रेस्पेक्टिवली बिकॉज। तो फिजन और बडिंग से अमीबा और ईस्ट जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं, सही बात है। बिकॉज दे आर, क्यों ऐसा? पहला ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हाँ बिल्कुल। सेकंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, थर्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फोर्थ यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म। आई थिंक आपको आंसर पता चल गया होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। चूँकि ये यूनिसेलुलर हैं इसी वजह से ये बडिंग्स और जो फिजन है इसके द्वारा ये रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। ये क्वेश्चन को अब चेंज कर दिया गया है, पता नहीं क्यों, ये भी सही था। अब हम बात करते हैं जो नए एग्जाम्पलर में। अगर आपको एग्जाम्पलर का पीडीएफ चाहिए जो एनसीईआरटी की तरफ से पब्लिश होती है तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके चैप्टर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 जो चेंज कर दिया गया है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 3, asexual method of reproduction by binary fission is common to which of the following? बाइनरी फिजन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इन 4 ऑप्शन में से, इन ऑर्गेनिज्म में से किन में सबसे ज़्यादा सही है या किस में हमको देखने को मिलता है? सम यूकैरियोट्स, क्या कुछ यूकैरियोट्स में ही बट बाइनरी फिजन होता है? नहीं। ऑल यूकैरियोट्स, सभी यूकैरियोट्स में भी नहीं। सम प्रोकैरियोट्स एंड ऑल प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पर 2 सही होगा। ऑल प्रोकैरियोट्स भी हम नहीं कह सकते, ऑल यूकैरियोट्स भी नहीं कह सकते। सम प्रोकैरियोट्स एंड सम यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट सम यूकैरियोट्स, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सम प्रोकैरियोट्स, तो फर्स्ट एंड थर्ड, और ऑप्शन इसमें है सी फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये इसका आंसर जो है वो सही हो जाएगा नए एग्जाम्पलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 आगे देखते हैं। अ फ्यू स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर 2 इंडिविजुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा ही 2 इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बिल्कुल सही बात है। याद कीजिए हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल एनिमल जो होंगे उनके अंदर में 2 इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, 2 गैमेट की जरूरत है। यहाँ पर गैमेट नहीं लिख रखा है, 2 गैमेट की जरूरत होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट। लेकिन हमेशा जनरली वैसे बोल दिया जाता है कि 2 पेरेंट बॉडी का होना जरूरी होता है। लेकिन हमने देखा था कि हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनके सेम बॉडी के अंदर में मेल गैमेट भी बनता है, फीमेल गैमेट भी बनता है। तो इसका मतलब 2 पेरेंट बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब नेसेसरली ज़रूरी नहीं है, एसेंशियली ज़रूरी नहीं है। तो स्टेटमेंट हम इसको सही कह सकते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन। बिल्कुल सही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में गैमेटिक फ्यूजन होता है। थर्ड ऑप्शन है मियोसिस नेवर अकर्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस कभी भी नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस तो होता है, एसेंशियली होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। और फोर्थ स्टेटमेंट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ रूल ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करना है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही करना होगा, ऐसा भी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड सही है। ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड में दे रखा है फर्स्ट एंड सेकंड, तो बिल्कुल सही फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा बी। लेकिन अगेन इस बुक के अंदर में आंसर गलत है, ऑप्शन सी लिख रखा है जो कि गलत है। आप उसको काट के सुधार लेंगे। ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। A multicellular filamentous alga exhibit a type of sexual life cycle in which meiotic division occurs after the formation of zygote। बहुत सही बात है। एक filamentous multicellular algae है, algae exhibit a type of sexual life cycle, sexual life cycle के अंदर में है वो, in which meiotic division occurs, जिसमें meiotic division हो रहा है, occurs after the formation of zygote, zygote के formation के बाद। तो zygote के formation के बाद meiosis किस टाइप की लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में होता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब उसकी मेन पेरेंट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। तभी तो जाइगोट में मियोसिस हो रहा है ताकि वो हैप्लॉइड स्पोर बनाए और वो हैप्लॉइड स्पोर डेवलप होकर हैप्लॉइड इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो द अडल्ट फिलामेंट ऑफ दिस एल्गा हैज़, तो इस एल्गा का जो अडल्ट होगा उसके अंदर में कौन सी कंडीशन होगी? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गैमेटेंजिया। वेजिटेटिव सेल हैप्लॉइड होगा, बिल्कुल सही बात है। एंड डिप्लॉइड गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया उस स्ट्रक्चर को कह रहे हैं जिसमें गैमेट बनता है।
तो अगर मेन वेजिटेटिव सेल तो हैप्लॉइड होगा, हम जान रहे हैं, तो गैमेटेंजिया जिसमें गैमेट बन रहा है वो भी कैसा होगा, हैप्लॉइड ही होगा। डिप्लॉइड तो सिर्फ एक ही चीज़ होगा, क्या, जाइगोट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है। डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल, सेकंड ऑप्शन, डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड डिप्लॉइड गैमेटेंजिया, नहीं। थर्ड ऑप्शन है डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल, अगेन डिप्लॉइड पूछ दिया तो नहीं, ये भी गलत है। एंड फोर्थ ऑप्शन है हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल एंड हैप्लॉइड गैमेटेंजिया, गैमेटेंजिया भी हैप्लॉइड और वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 6, द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। द मेल गैमेट्स ऑफ राइस प्लांट हैव 12 क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियस। मेल गैमेट के अंदर में 12 क्रोमोसोम है। मेल गैमेट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मतलब हैप्लॉइड का मतलब n इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 12। द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट में कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, मेल में जितना होगा फीमेल में भी उतना ही होगा, मतलब 12। जाइगोट में कितना होगा, पूछा हुआ है कि द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट, जाइगोट एंड द सेल ऑफ सीडलिंग विल बी रेस्पेक्टिवली। तो फीमेल गैमेट में कितना हो जाएगा 12, जाइगोट में कितना हो जाएगा डबल 24, एंड द सेल्स ऑफ द सीडलिंग, सीडलिंग का मतलब जो नन्हा पौधा होता है, छोटा पौधा, जब वो नन्हा पौधा बड़ा होगा तो उस पौधे के अंदर में हर एक सेल के अंदर में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो वो भी डिप्लॉइड ही होगा। ठीक है ना, सिर्फ गैमेट में हैप्लॉइड होता है, बाकी सभी डिप्लॉइड होंगे राइस प्लांट के अंदर। तो राइस प्लांट में आपको मेल गैमेट में बता रखा है 12 है, तो फीमेल गैमेट में हो जाएगा 12, जाइगोट में हो जाएगा 24 एंड सीडलिंग में भी हो जाएगा 24। तो 12, 24, 24 ऑप्शन कौन सा है, 12, 24, 24 ऑप्शन थर्ड नज़र आ रहा होगा आपको, सही बात है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर में ये दे रखा है, गिवन बिलो आर द फ्यू स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं और आपको उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं कौन से होंगे। द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। द मेल एंड फीमेल गैमेट जो होंगे वो एक साथ रिलीज होंगे और मतलब साइमल्टेनियसली रिलीज होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एक साथ रिलीज होंगे तभी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। सेकंड स्टेटमेंट है, ओनली अ फ्यू गैमेट्स आर रिलीज इनटू द मीडियम, केवल कुछ ही गैमेट जो हैं वो मीडियम के अंदर में रिलीज किए जाते हैं, नहीं सारे के सारे गैमेट एक्सटर्नल मीडियम वाटर में ही रिलीज कर दिए जाते हैं। थर्ड, वाटर इज द मीडियम इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उनमें से मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर में वाटर ही मीडियम होता है, सही बात है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड भी सही हो जाएगा, फर्स्ट तो सही है और थर्ड सही है। और उसके बाद बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट की, और फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर में ये लिखा हुआ है, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल दैन दोज फॉर्म्ड इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। बोला हुआ है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर में सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बेटर होंगे एज कम्पेयर टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नहीं उल्टा लिख रखा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड है ऑप्शन बी, तो आंसर बी सही हो जाएगा आपके। इसके बुक के अंदर में भी जहाँ जहाँ पे गलतियाँ हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टल ऑफ फ्लावर्स। द स्टेटमेंट गिवन बिलो डिस्क्राइब सर्टेन फीचर्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन द पिस्टल ऑफ फ्लावर्स। ये क्वेश्चन आप याद कर लेंगे फिलहाल के लिए। यहाँ पर पिस्टल के बारे में बता रखा है कि पिस्टल के अंदर में कितने कार्पल होते हैं, कितने ओव्यूल होते हैं, तो उन सभी के बारे में अभी हमारे पास जानकारी नहीं है इस चैप्टर के अंदर में, तो ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन हो जाता है, इसको हम लोग चैप्टर 2 के अंदर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आंसर सही है, आंसर जो इस बुक में दिया हुआ है पिस्टल ऑप्शन फर्स्ट जो है, यानी कि पिस्टल में हैव मेनी कार्पल्स, सही है, एंड ईच कार्पल में हैव मोर देन वन ओव्यूल। तो ये दो स्टेटमेंट सही हैं, बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट है थर्ड और फोर्थ वो गलत हैं, आंसर सही है, ठीक है। आप इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा चैप्टर 2 करने के बाद में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलैरिटी बिटवीन एन एंजियोस्पर्मिक एग एंड एन ह्यूमन एग। एंजियोस्पर्मिक एग में और ह्यूमन एग के अंदर में क्या सिमिलैरिटी होती है, तो 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें से स्टेटमेंट में से सही करना है। एग्स ऑफ बोथ आर फॉर्म्ड ओनली वंस इन लाइफ टाइम। दोनों के अंदर में, एंजियोस्पर्मिक एग में और ह्यूमन एग में, दोनों के एग जो हैं वो पूरी लाइफ में एक ही बार बनते हैं, क्या ऐसा है? नहीं। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर स्टेशनरी। एंजियोस्पर्म के एग और ह्यूमन एग हमेशा ही स्टेशनरी होते हैं, नहीं, ह्यूमन का एग स्टेशनरी होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के सारे एग हमेशा ही स्टेशनरी नहीं होते हैं। प्लांट जो है उसके अंदर में हमेशा एग स्टेशनरी नहीं होते हैं। बोथ द एंजियोस्पर्म एग एंड ह्यूमन एग आर मोटाइल ट्रांसपोर्टेड। दोनों मोटाइल ही ट्रांसपोर्टेड होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मोटाइल तो होता ही नहीं है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, सिनगेमी इन बोथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। हाँ, दोनों में अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का ही फॉर्मेशन होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो ऑप्शन है बी में लिखा हुआ है ओनली 4,
और ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल फ्रॉम नोड ऑफ प्लांट सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज। शुगर केन और जिंजर जैसे प्लांट के अंदर नोड से ही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का बाहर निकलना क्यों पॉसिबल होता है, मतलब नोड वाले पोर्शन से ही सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्यों बाहर निकलते हैं, नोड में ऐसा क्या खास बात होती है। ऑप्शन है नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड्स, क्योंकि वो इंटरनोड से छोटे होते हैं, नहीं। नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जी हाँ, नोड्स के पास मेरिस्टेमेटिक सेल होता है और इसी वजह से जो ऑर्गेनिज्म होंगे नोड से ही वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन थर्ड वैसे पढ़ भी लेते हैं आगे। नोड्स आर लोकेटेड नियर द सॉइल, कोई लेना देना नहीं है। और नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स, इसका भी कोई लेना देना नहीं है रिप्रोडक्शन से, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर में भी कुछ चेंजेस करे गए हैं बाय द वे, नई वाली एनसीईआरटी के अंदर में, इसके अंदर में जो पब्लिश करा गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 11 के ऑप्शंस जो हैं उसमें करेक्शन करा गया है, तो आप पहले ऑप्शन सही कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 4 स्टेटमेंट दे रखा है और उन 4 स्टेटमेंट के नीचे लिख रखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है, उस पहले ऑप्शन को आप बना लेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड लिखा हुआ है, कॉमा करके वहीं पे आप सेकंड भी लिख लेंगे। ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड ऑप्शन होगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट। ऑप्शन सी पहले लिखा हुआ है सेकंड एंड फोर्थ, अब ऑप्शन चेंज करके कर दिया गया है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, तो आप उसमें सेकंड एंड फोर्थ लिखा हुआ है, उसमें फर्स्ट भी आप ऐड कर लेंगे। और ऑप्शन डी के अंदर में ऑप्शन पहले से लिख रखा है सेकंड एंड थर्ड, और अब आप उसको सुधार के कर लेंगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब ये हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए। फिर से अगेन 4 ऑप्शन में बोल देता हूँ। पहला ऑप्शन जो है होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मतलब आपको ऐड क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन में सेकंड ऐड कर देना है, सेकंड वाले ऑप्शन में फोर्थ ऐड कर देना है, थर्ड वाले ऑप्शन में फर्स्ट ऐड कर देना है, और फोर्थ वाले ऑप्शन में फोर्थ ऐड कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द व्यू दैट इलेबोरेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस अपीयर्ड मच लेटर इन ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के दौरान जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो काफ़ी बाद में डेवलप हुआ, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। तो कौन सा वो स्टेटमेंट है इनमें से जो कि इस चीज़ को ये प्रूव करता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है लोअर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव सिंपलर बॉडी डिज़ाइन। लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी बॉडी डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होती है, तो इस वजह से हमको पता चलता है कि हाँ जब सिंपल है तो इसका मतलब पहले एसेक्सुअल होता होगा, बाद में सेक्सुअल हुआ होगा, तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन लोअर ग्रुप्स। बिल्कुल सही बात है, लोअर ग्रुप के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिससे ये पता चलता है कि बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप हुआ रहेगा। अब स्टेटमेंट नंबर थर्ड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में कॉमनली देखने को नहीं मिलता है, प्लांट्स में मिलता है लेकिन हायर सभी ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलता है, एनिमल में नहीं होता। और फोर्थ स्टेटमेंट है द हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स। हाई इंसिडेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट्स। हाँ, एंजियोस्पर्म में और वर्टिब्रेट्स में हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, हाई इंसिडेंस देखने को मिलता है, और इसी वजह से ये प्रूफ हो जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में डेवलप हुआ होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट मोर वेरिएशन देन दोज फॉर्म्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज। मतलब ऑफस्प्रिंग जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं उनके में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? पहला ऑप्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंदी प्रोसेस। नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेंदी प्रोसेस है, इसी वजह से उसके अंदर में ज़्यादा वेरिएशन होगा। गैमेट्स ऑफ पेरेंट्स हैव क्वालिटेटिवली डिफरेंट जेनेटिक कॉम्पोजिशन। हाँ, गैमेट्स जो होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, और इसी वजह से भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर में ज़्यादा वेरिएशन होते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम पेरेंट ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज। जेनेटिक मटेरियल जो है वो 2 डिफरेंट स्पीसीज से आता है, इसी वजह से वेरिएशन ज़्यादा होते हैं। और ऑप्शन डी है ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इज इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादा अमाउंट में डीएनए इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ज़्यादा और कम से कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग।
ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढ के निकालने हैं। डायोसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स। डायोसिस एनिमल यानी कि हर्माफ्रोडाइट एनिमल, मतलब बाइसेक्सुअल, ठीक है, सॉरी यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो एक मिनट, सॉरी वेट ए मिनट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग। यहाँ पर अगेन गलती है। अब ये गलती जो है वो क्या सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर में है? वेट, लेट मी चेक। वाओ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में पहली गलती मिली आज। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 13। पहला ऑप्शन दे रखा है डायोसियस, ब्रैकेट में लिखा है हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स। डायोसियस का मतलब हर्माफ्रोडाइट नहीं होता, मोनोसियस का मतलब हर्माफ्रोडाइट होता है। तो अगर ये ऑप्शन को अगर हम लोग गलत मान लें तो ठीक है, क्योंकि उसके आगे, लेकिन फिर डायोसियस के आगे ब्रैकेट में हर्माफ्रोडाइट वो समझाया हुआ है कि वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो एक तरीके से तो ये गलत है। मतलब क्या हम आगे सभी ऑप्शन में डायोसियस को हर्माफ्रोडाइट मानेंगे? आई डोंट नो। चलिए खैर, हम उसके हिसाब से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मोनोसियस होना चाहिए था। पहला ऑप्शन है डायोसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स। हम हर्माफ्रोडाइट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। डायोसियस का मतलब यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स, केवल यूनिसेक्सुअल एनिमल में ही होते हैं? नहीं, तो करेक्ट हमको बताना है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है डायोसियस ऑर्गेनिज्म आर सीन ओनली इन प्लांट्स। क्या सिर्फ प्लांट्स में होते हैं? नहीं, डायोसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सही है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाता है डायोसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन वर्टिब्रेट्स। नहीं, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड सही है। आंसर इंटरेस्टिंगली आंसर सही है, आंसर सी ही है। लेकिन डायोसियस का मतलब जो हर्माफ्रोडाइट दिया हुआ है वो गलत है। डायोसियस का मतलब हर्माफ्रोडाइट नहीं होता है, मोनोसियस का मतलब हर्माफ्रोडाइट होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। ये क्वेश्चन कल वाली वीडियो में मैंने करा था कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर में, कि नो नेचुरल डेथ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर में नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती है जैसे अमीबा और बैक्टीरिया के अंदर में। तो ऑप्शन दे रखा है पहला, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन है दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। थर्ड ऑप्शन है पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑफस्प्रिंग, पेरेंटल बॉडी जो है वो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाती है, बिल्कुल ये सही आंसर होगा। और फोर्थ ऑप्शन है दे आर माइक्रोस्कोपिक, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन। ऑर्गेनिज्म, जो अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं हमने पढ़े हैं, और तो ऑर्गेनिज्म जो है वो किस टाइप का किस टाइप का रिप्रोडक्शन करेगा वो किन बातों पर डिपेंड करता है, तो ये आपको बता रखा है मैंने। तो एक्सटर्नल हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी और जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन है द हैबिटेट एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट पे और मॉर्फोलॉजी पे, जी नहीं, मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सेकंड ऑप्शन है ओनली मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी पे और फिजियोलॉजी पे, मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड नहीं करता है। और फोर्थ ऑप्शन है द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक मेकअप, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन चार स्टेटमेंट में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढकर बताने हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट के, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, जू स्पोर्स आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जू स्पोर जो होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, जी नहीं, अभी मैंने डिस्कस करा कि जू स्पोर जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। थर्ड ऑप्शन है इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विद और विदाउट द फ्यूजन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हाँ बिल्कुल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट है, कोनिडिया आर एसेक्सुअल स्ट्रक्चर इन पेनिसिलियम, पेनिसिलियम के अंदर में एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होते हैं कोनिडिया, सही है। तो मतलब थर्ड जू स्पोर्स आर द सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेकेंड स्टेटमेंट जो था वो गलत था, आंसर हो जाएगा बी, इनकरेक्ट हमको ढूंढने था। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट में। पहला ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, वो फर्टिलाइजेशन के पहले होगा। सेकंड, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सी, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, वो भी फर्टिलाइजेशन के पहले होगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, वो भी
पहले ही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन शूट टिप सेल ऑफ अ मेज प्लांट इज 20। मेज प्लांट के शूट टिप सेल में, अब कोई सा भी सेल बोले, मतलब वेजिटेटिव सेल में कितना है क्रोमोसोम का नंबर? 20। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ऑफ द सेम प्लांट विल बी, शैल बी, जो भी है, तो उसके माइक्रोस्पोर मदर सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे उसी प्लांट के? तो माइक्रोस्पोर मदर सेल किसको कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल कहने का मतलब ये होता है कि वो सेल, नाम से पता चल रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो वर्ड मेल के लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखिएगा। मेगा जहाँ पर भी वर्ड आएगा वो फीमेल के लिए वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर, माइक्रो फॉर मेल, स्पोर मतलब मेल स्पोर, मदर सेल मतलब मेल स्पोर को बनाने वाली सेल। मदर किसको कहते हैं? जो बनाती है, जननी, जगत जननी, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर बनाने वाली सेल, मतलब माइक्रोस्पोर, या हम लोग सिंपली माइक्रो को हटा देते हैं, मेल है या फीमेल है उससे मतलब नहीं है। स्पोर मदर सेल मतलब स्पोर बनाने वाली सेल। और स्पोर जो बनाएंगी जो सेल, और स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो मतलब जो सेल हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी, कैसे? मेज प्लांट की बात हो रही है, तो मेज प्लांट में कौन से सेल जो हैं वो स्पोर कैसे बनता है? मियोसिस से। स्पोर का फॉर्मेशन मेज प्लांट में, या जितने भी डिप्लॉन्टिक होते हैं ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले, उनके अंदर में स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स कैसे बनते हैं? मियोसिस से। और मियोसिस कौन से सेल में हो सकता है? हैप्लॉइड में या डिप्लॉइड में? ओनली डिप्लॉइड में, ठीक है। और बता रखा है कि शूट टिप सेल या रूट टिप सेल के अंदर में क्रोमोसोम का नंबर दे रखा है 20। तो आपको पूछा है कि तो रूट टिप सेल कैसा होगा, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो रूट टिप सेल भी डिप्लॉइड ही होगा, ठीक है। क्या दे रखा है? शूट टिप सेल। तो शूट टिप सेल मेज प्लांट में उसके क्रोमोसोम नंबर दे रखा है 20। और शूट टिप सेल कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, वेजिटेटिव सेल है। और तो पूछा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में कैसा होगा, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में भी वो भी डिप्लॉइड है, तो उसका भी नंबर कितना हो जाएगा? 20। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 20। इसको हम लोग सिंपली माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग मियोसाइट कह सकते हैं क्या? मतलब वो सेल जिसके अंदर में मियोसिस हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग मियोसाइट कहेंगे। ये अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा साथ में ही। ओके, तो ये थे NCERT एग्जाम्पलर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप आपके सारे आंसर सही हुए होंगे। अगर सही हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और कहें कि हाँ हमारे सारे क्वेश्चन सही हो गए हैं। उसके बाद इसके जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर में, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद फ्रेंड्स, एंड फॉर एनी क्वेरीज put that down in comment section below. See you again later. Thank you.